लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया उन डिजीज के बारे में समझ चुके थे। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया डिजीज हमने समझ ली थी, उनके जीनोटाइप हमने लिखे थे। अगर बच्चों दोनों में सेम ही जीनोटाइप आते हैं, X प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सी एक्स स्मॉल सी, ये तो फीमेल में, और मेल में X प्लस वाई एक्स सी वाई, ये मेल में होता था। कहाँ नॉर्मल है, कहाँ कलर ब्लाइंड है, ये आप लोग को पता है, बता दे जाओ। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल बट कैरियर, ये कलर ब्लाइंड, ये बच्चों कलर ब्लाइंड है। बताओ, ये नॉर्मल और ये कलर ब्लाइंड, ये बच्चों कलर ब्लाइंड होते हैं। यहां पर मेल और फीमेल के क्या जीनोटाइप होते हैं, ये तो हमने क्लास में ले लिए थे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैंने आपको ये भी समझा दी थी, फादर में जो एक्स क्रोमोसोम होता है हमेशा डॉटर में जाता है। फादर का एक्स हमेशा डॉटर, और सन के पास, लड़कों के पास एक्स कहां से आता है, मदर से आता है। क्लियर? अब यही ध्यान रख के हमें यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। अभी जो मैं आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और हर साल एक ने एक आता भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर साल कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, या तो इनका थ्योरेटिकल कोई पार्ट आ जाएगा या न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा। पूछा जाए कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, हाँ, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम ही होता है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चन लिखेगा, लिखिए। हाँ, आंसर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन लिखते नहीं उससे पहले आंसर आ जाता है। कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी होते हैं, तो आंसर नहीं बोलना है ताकि सबका आंसर आए। क्योंकि एक बच्चा आंसर दे देता है तो दूसरे बच्चे उसको प्रूव कर देते हैं, ना। तो इससे अच्छा है कि आंसर ना बोले। लिखिए क्वेश्चन। एन अ हीमोफिलिक अ हीमोफिलिक मेल is married with hemophilic male is married with normal female, married with normal female whose father is also hemophilic, whose father is also hemophilic, whose father is also hemophilic. Find out percentage of dear son, आंसर कोई नहीं बोलेगा, टू बी hemophilic, आंसर नहीं बोलना है। आ गया होगा आंसर? कितना परसेंट? हाँ, 50% आ रहा है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस इनके जीनोटाइप आपको लिखना आना चाहिए। हीमोफिलिक मेल है, जीनोटाइप एक्स एच वाई, हीमोफिलिक मेल है तो हम लिख देंगे एक्स एच वाई। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ एक्स सी वाई लिख के सोल्व किया होगा। हाँ, लेकिन ऐसे सी भी लिख दोगे तब भी आंसर तो ही आएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया दोनों ही एक्स इन रिसेसिव है, आंसर तो सेम ही आता है। लेकिन फिर भी हीमोफिलिया है तो हम एच पुट करें, कलर ब्लाइंडनेस है तो हम सी पुट करें, आंसर सेम ही रहता है। फीमेल नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है तो नॉर्मल के दो चॉइस होते हैं, आइदर एक्स प्लस एक्स एच या एक्स प्लस एक्स प्लस। यहाँ पर दो जीनोटाइप हो सकते हैं नॉर्मल में, ये दो पॉसिबिलिटी। इन दोनों में से कौन सा सही है, इसके लिए आपको एक हिंट दी। क्या कहा है? इनके फादर हीमोफिलिक है, देन जीनोटाइप एक्स एच वाई। अच्छा, यहाँ फादर से डॉटर में क्या एक्स आता है या वाई? एक्स, तो ये एक्स श्योर है यहाँ पहुंचेगा, और एक्स यहाँ आएगा तो ये हो नहीं सकता। अब बच्चों इतना सोल्व करने के बाद, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है। आपसे क्वेश्चन में सन के बारे में पूछा है, डॉटर सन,
अगर बच्चों सन के बारे में पूछा है तो यहाँ वाई से सन आएगा, तो इस वाई के साथ एक बार एक्स ले लो, मतलब एक्स प्लस वाई कर लो, और इस वाई के साथ एक बार एक्स को ले लो तो एक्स एच वाई आ जाए, तो एक्स प्लस वाई एक्स एच वाई, ये आंसर आ जाए। ये वाला प्लस वाई है नॉर्मल अफेक्टेड, नॉर्मल, और ये हो जाएगा हीमोफिलिक। मैंने आपसे हीमोफिलिक की पूछा है तो 1/2 केसेस इन 200 % निकालोगे तो 50%, 50% आ जाएगा। क्लियर? या ऐसे भी सोल्व कर सकते हो चेकर बोर्ड बना के, जैसे आपको आए, इधर से एक्स एच वाई, उधर से एक्स प्लस एक्स एच, और ऐसे चेकर बोर्ड बना के भी सोल्व करो, तब भी आंसर सेम आता है। और चेकर बोर्ड बनाने में बस ध्यान रखना, मेल के बारे में पूछा तो इस वाई को अरेंज कर लो, एक्स प्लस वाई एक्स एच वाई, बस सोल्व करो, पूरा भी मत बनाओ। मेल है तो बस मेल वाला सोल्व करके आंसर दे दो, जैसे आपको आए वैसे आप सोल्व कर सकते हो। लिखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और कोई बच्चा आके मुझसे कहता है कि सर मेरे यहाँ का क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ उसके तो बहुत चाटे पड़ेंगे, इनसे तो बच्चों गलती हो ही नहीं सकती। लिखिए अगला क्वेश्चन। अ मेल हैज a male has color blind mother. A male has color blind mother. This male is married with normal female. This male is married with a normal female whose mother is also color blind. Whose mother is also color blind. Find out percentage of their daughter to be carrier. Percentage of their daughter to be carrier. आगे आंसर कितना परसेंट? हाँ, 50 या 25? 50। यहां पर मेल के बारे में कुछ लिखा है कि नॉर्मल अफेक्टेड, लेकिन एक हिंट ये दी है कि इस मेल के मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड है जीनोटाइप एक्स सी एक्स सी। अच्छा, मेल है तो वाई है, वाई कहां से आएगा? फादर से। अच्छा, मदर के पास 2 एक्स है, कौन सा एक्स आएगा? कोई भी, तो दोनों में से कोई भी एक्स यहाँ पे ले आइए रैंडम है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स सी वाई। और आप जानते हैं मदर कलर ब्लाइंड है तो सन तो कलर ब्लाइंड होगा। अब यहाँ पर फीमेल नॉर्मल है तो दो चॉइस है, आइदर एक्स प्लस एक्स सी या एक्स प्लस एक्स प्लस, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब इसके लिए आपको एक हिंट और दे दी है, कहा गया है कि इनकी मदर कलर ब्रांड जीनोटाइप एक्स सी एक्स सी। अच्छा, मदर से एक्स क्या डॉटर में आता है? एक एक्स तो आता है। अरे डॉटर में 2 एक्स है, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, तो यहां से एक ने एक एक्स तो यहाँ पहुंचेगा ही, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक्स कहां से आया? तो ये प्लस कहां से आया? तो इसके फादर भी कलर ब्रांड होंगे? नहीं, फादर कैसे होंगे? नॉर्मल। तो हो सकता है ऑप्शन ऐसे बना के पूछते हो इसके फादर कैसे होंगे, इनके सन में क्या परसेंटेज होगी, तो घुमा फिरा के कई ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसमें आप लोगों से डॉटर के बारे में पूछा है तो बस एक्स से सोल्व करो, वाई को रहने दो। यहां से इसको सोल्व करोगे तो एक्स प्लस एक्स सी, और इसको सोल्व करोगे तो एक्स सी एक्स सी। बताओ, ये नॉर्मल बट कैरियर और ये अफेक्टेड। मैंने आपसे कौन सा पूछा है? कैरियर। कैरियर आने के चांस 1/2 केसेस, कितना परसेंट? 50%। तो आंसर तो इसका भी 50%। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, अ नॉर्मल मेल हैज
color blind father. A normal male has color blind father. This male is married with normal female whose father is also colorblind. Whose father is also colorblind. Find out percentage of colorblind daughter. आंसर नहीं बोलना है. Find out percentage of colorblind daughter. आगे आंसर कितना परसेंट? 0%. इसमें बच्चों जब आपने सोल्व किया है, यहाँ पर ये जो फीमेल मेल है नॉर्मल मेल है, जीनोटाइप बोलो एक्स वाई या एक्स प्लस वाई जो भी आप लिखना चाहे. कलर ब्लाइंड फादर है, जीनोटाइप एक्स सी वाई. अब बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होता है कि यहां से भी एक्स ही ले आते. क्या सही है? हाँ, अरे फादर से तो एक्स आएगा या वाई, तो यहां से वाई लेके आना है. ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को सोल्व कराने का मेरा पर्पस यही था. इसमें तो कुछ बच्चों ने यही किया होगा कि यहाँ ये कलर ब्लाइंड फादर तो इसको भी कलर ब्लाइंड करते होगा, ये गड़बड़ कर देते. तो यहाँ से तो वाई आएगा. अच्छा, नॉर्मल है तो एक्स प्लस वाई, ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. अच्छा, फीमेल नॉर्मल है तो दो चॉइस, आइदर एक्स प्लस एक्स सी और एक्स प्लस एक्स प्लस. कौन सा करेक्ट, इसकी हिंट आपको दी है, और हिंट में कहा है कि फादर कलर ब्लाइंड है, देन जीनोटाइप इज एक्स सी वाई. अच्छा, यहां से इस डॉटर में एक्स आता है या वाई? एक्स. तो यहां से ये एक्स आएगा, तो ये नहीं हो सकता. इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में दम ही नहीं बचा. अब आपसे पूछा है किसके बारे में? डॉटर है तो इस एक्स से बना लो. यहां पर एक चांस है एक्स प्लस और यहां से आ जाएगा एक्स प्लस एक्स सी. बताओ, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल बट कैरियर, लेकिन होते तो नॉर्मली. अफेक्टेड आने के चांस 0. और जरा इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना ही नहीं था. जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा था नॉर्मल मेल है, जैसे ही नॉर्मल मेल है तो आप जैसे कह सकते थे कि डॉटर तो अफेक्टेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल है तो प्लस है, और ये प्लस अगर डॉटर में जा रहा है तो डॉटर तो सारी नॉर्मल होगी. अरे फादर नॉर्मल है तो डॉटर तो नॉर्मल होगी ही. मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं था. जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया नॉर्मल मेल, तो आपका आंसर देना चाहिए डॉटर अफेक्टेड 0%. अरे बात समझ में है? नॉर्मल मेल आ गया मतलब ये 0 ही हो जाए. एक क्वेश्चन और लीजिए. A male has no color blind. A male has color blind mother. A male has color blind mother. This male is married with a female. This male is married with a female whose father is also colorblind. Whose father is also colorblind, but mother is homozygous normal. But mother is homozygous normal. Mother is homozygous normal. Find out percentage of their daughter to be homozygous normal.
आंसर नहीं बोल रहे, आंसर नहीं बोल रहे। डियर डॉटर टू बी होमोजाइगस नॉर्मल। इन क्वेश्चनों में बस ये जीनोटाइप से लिखो बेटे, जीनोटाइप लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में क्रॉस करके ऐसे सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जीनोटाइप लिखने के लिए इतनी सारी मेहनत है ये, और ये क्वेश्चन सोल्व करने का पर्पस यही है, जीनोटाइप लिखना सीखे आप। आगे आंसर बताओ क्या? 0%। समझ गए सभी? बताइए, ये जो मेल है कुछ नहीं कहा है, नॉर्मल अफेक्टेड कुछ नहीं कहा है, लेकिन हिंट क्या दिए? मदर कलर ब्लाइंड। जीनोटाइप बोलो। एक्स सी। अच्छा, मदर से यहाँ पर एक एक्स आएगा ही आएगा, तो मेल है तो वाई तो आ गया, लेकिन मदर से दोनों में से एक एक्स तो आएगा, तो एक्स सी वाई। अच्छा, क्वेश्चन को ऑप्शन है सुनना। इस मेल के फादर नॉर्मल होंगे या कलर ब्लाइंड? कुछ भी हो सकते हैं। अरे यहां से तो वाई आया, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। वो एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, एक्स सी वाई भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकते हैं, अपने को नहीं पता, उन्होंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं हमें तो। इस मेल का विवाह जिस फीमेल से हुआ इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये कहा है कि फादर कलर ब्लाइंड, जीनोटाइप एक्स सी वाई, मदर होमोजाइगस नॉर्मल एक्स प्लस, ये लिखना आना चाहिए। अब यहां से तो आ जाएगा प्लस, यहां से आएगा सी, तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस एक्स सी, इधर से सी, इधर से एक्स आ जाएगा। अब बच्चों जीनोटाइप लिख लिया, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। डॉटर के बारे में पूछा तो एक्स एक्स अरेंज कर लो, एक्स प्लस एक्स सी, और इसको सोल्व करोगे तो एक्स सी। बताओ ये कंडीशन कैरियर, वेरी गुड। और ये वाली अफेक्टेड। मैंने क्वेश्चन में पूछा है होमोजाइगस नॉर्मल के चांस बताइए, होमोजाइगस नॉर्मल बताओ कितना? अच्छा, ये नॉर्मल तो है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नॉर्मल तो बना ही नहीं, आंसर इज 0%। बात समझ में? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिए। अ कलर ब्लाइंड, a color blind female, a color blind female is also a trait of sickle cell anemia। अब मैंने दो डिजीज लिंक कर दी है। A color blind female is also a trait of sickle cell anemia। Find out percentage of her gamete, find out percentage of her gamete contain defective allele of her gamete contain defective allele of both disease। आंसर नहीं बोलना है इस बार, ऐसा नहीं कि इन दोनों का क्रॉस कर दो। हाँ, गैमेट का क्वेश्चन है, याद करो, बहुत पहले मैंने आप लोग को गैमेट बनाना समझाए भी थे, फोर्क लाइन मेथड। बस जीनोटाइप से लिख लिया तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 50%। बताइए, कलर ब्लाइंड फीमेल जीनोटाइप एक्स सी। अच्छा, ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ट्रेट मतलब क्या होता है? कैरियर, ये भूलना नहीं, मैंने आपको पहले सिखाया था। क्वेश्चन में कैरियर ना देख के ट्रेट लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फिर से याद दिलाने के लिए ट्रेट वर्ड यूज किया है। ट्रेट मतलब कैरियर। ये बच्चों जीनोटाइप होगा HbA HbS। अब आपसे ये क्वेश्चन कहा गया कि ऐसे गैमिट बताइए जिसमें इसका डिफेक्टिव एलील हो, मतलब XC हो, और इसका डिफेक्टिव एलील कौन सा है? HbS हो। अब आप लोग याद करिए, गैमिट बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? ऑर्क लाइन। ये कंडीशन होमो हेट्रो, होमो तो सीधी लाइन खींचो XC,
अच्छा ये कंडीशन होमो हेट्रो, हेट्रो तो क्या कर दोगे 4। इस फोर्क में एक तरफ लिखेंगे HBA, एक तरफ लिखेंगे HBS। बताओ क्या बनेगा, XCHBA और XCHBS। अब मैंने आपसे कौन सा पूछा है, इसका भी डिफेक्टिव एलील हो, इसका भी डिफेक्टिव। बताओ ये डिफेक्टिव एलील है, ये भी है, तो ये वाला पूछा है कितना बना है, एक। कितने में से, दो में से, तो 1/2। या तो बच्चों इसको इस तरह सोल्व करते हैं, और एक आसान तरीका और सिखा रखा है मैंने, याद करिए। अगर होमोजाइगस है तो ये आने का चांस 1, और अगर हेट्रोजाइगस है तो ये आने का चांस 1/2। तो आंसर 1/2। मतलब ऐसे फोर्क लाइन भी मत बनाओ, आप तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कि होमोजाइगस तो 1, हेट्रो 1/2 आंसर। इन क्वेश्चनों को सोल्व कराने का पर्पस बस इतना से गैमिट, ये जो आप जीनोटाइप ए लिखने में एक्सपर्ट हो जाए। एक क्वेश्चन हो, लिखिए। अ color blind and albinic male, color blind and albinic male is also a carrier of, sickle cell anemia, and phenylketonuria, एक और कम पढ़े थे। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है, 4 डिजीज बहुत है। एंड phenylketonuria, find out percentage of his gamete, contain defective allele of all disease, सारी डिजीज के डिफेक्टिव allele वो आपको फाइंड आउट। जीनोटाइप लिखो बस आपको, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आंसर कितना, सारे मतलब परसेंटेज कितना आ रहा है, 12.5। चलिए कलर ब्लाइंड है, जीनोटाइप XCY, एल्बिनिक स्मॉल है। अरे एल्बिनिक तब होता है जब सारे रिसेसिव एलील है। अच्छा सिकल सेल एनीमिया HbA HbS, फिनाइलकीटोन्यूरिया का भी कैरियर, कैपिटल बी स्मॉल भी ले लो या कैपिटल बी स्मॉल भी, कुछ भी आप ले लीजिए। कैरियर मतलब हमेशा हेट्रोजाइगस ही होता है ना, कैरियर जहां भी देखोगे हेट्रोजाइगस बनेंगे। अब बच्चों आपसे ऐसे गैमेट्स पूछे, ये जीनोटाइप लिखने के बाद ऐसे गैमेट्स पूछे, इसका डिफेक्टिव अलील हो, इसका डिफेक्टिव अलील हो, इसका डिफेक्टिव अलील HbS हो, उधर से स्मॉल बी हो, ये आपको पता करना है। बताइए यहां से ये आने का चांस बोलो 1/2, वेरी गुड। ये आने का चांस 1, होमोजाइगस, ये 1/2, और ये वाला 1/2, देन आंसर इज 1/8 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12.5%। ऐसे में यहां पर चाहे बहुत सारी डिजीज दे दो ना, सब भी लिख सकते हो, बस आपको ये जीनोटाइप लिखने में एक्सपर्ट होना है। बाकी तो कोई भी डिजीज दे, बस जीनोटाइप लिखो, आगे कोई बड़ी बात नहीं। तो मल्टीपल डिजीज भी आ जाए तब भी हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। ये बच्चों मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चन सिखा दिए। अब आपके मॉड्यूल में कुछ टर्म लिखिए, मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आप तो मॉड्यूल में से इसको पढ़ लीजिएगा। एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसलिए सबने और इसी से मिलती जुलती एक टर्म और आती है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बच्चों उस इनहेरिटेंस को कहते हैं जिसमें क्रिस क्रॉस के अंदर कैरेक्टर हमेशा अपोजिट सेक्स में जाए। अपोजिट सेक्स से मेरा मतलब फादर के कैरेक्टर डॉटर में और मदर के कैरेक्टर सन में, कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना, इस इनहेरिटेंस को कहा जाता है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को डिस्कवर करने का काम टीएच मॉर्गन ने ही किया। मॉर्गन साहब ने, याद करिए, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था। एक मॉर्गन साहब का एक्सपेरिमेंट हम समझ रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट से उनको आइडिया लग गया था, वो ड्रोसोफिला में लिया था ना, बॉडी कलर, आई कलर, एक एक्सपेरिमेंट सिखाया था, उस एक्सपेरिमेंट से आइडिया लग गया था कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जैसी भी कोई चीज होती है। इस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन 2 पार्ट में एक आता है, उसे कहते हैं डाइगाइनिक, और एक आता है डाइएंड्रिक। ये 2 टाइप है, डाइगाइनिक और डाइएंड्रिक। अच्छा, डाइगाइनिक उसको कहेंगे जिसमें कैरेक्टर की शुरुआत फादर से होगी। फादर के कैरेक्टर जाएंगे डॉटर के अंदर, फिर डॉटर के कैरेक्टर चले जाएंगे ग्रैंड सन के अंदर। मतलब ये मेल, ये फीमेल और ये मेल, कैरेक्टर ऐसे अपोजिट सेक्स में जा रहे, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ऐसे अपोजिट सेक्स में जाना वो क्रिस क्रॉस कहलाता है। शुरुआत अगर फादर से हो तो नाम दे देते हैं डाइगाइनिक। डाइएंड्रिक में इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। बताइए यहां शुरुआत कहां से हुई? फादर से, तो बताइए यहां मदर से, बस यहां मदर से शुरू करेंगे, मदर से सन, वेरी गुड, सन से ग्रैंड डॉटर, मतलब फीमेल देन फीमेल, तो ऐसे अपोजिट सेक्स में जाना इसको कहा जाता है डाइएंड्रिक। अच्छा, ये तो होता है क्रिस क्रॉस। नॉन क्रिस क्रॉस, नाम से समझ में आ रहा है क्रिस क्रॉस नहीं है, मतलब कैरेक्टर सेम सेक्स में ही जाए, तो उसे हम नाम दे देते हैं नॉन क्रिस क्रॉस। ये नॉन क्रिस क्रॉस भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन 2 पार्ट में एक टाइप आता है जिसे हम कहते हैं होलेंड्रिक, और एक टाइप आता है जिसे होलोगाइनिक के नाम से लिखा जाता है। होलेंड्रिक, होलेंड्रिक उसको कहते हैं, होलो मतलब कंप्लीट, एंड्रिक मतलब मेल, जो कंप्लीटली केवल और केवल मेल में हो तो उसे हम कहते हैं होलेंड्रिक। आप जरा सोचिए, वाई क्रोमोसोम क्या फीमेल में होता है? तो वाई क्रोमोसोम मुझे बताओ फादर से कहां जाएगा? ये एक्स वाई है, तो बताओ ये फादर है, तो अगली जनरेशन में मान लीजिए सन आया तो वाई तो यही आएगा, तो फादर से कहां जाएगा? सन। अच्छा, सन से ग्रैंड सन, बताओ ये मेल, ये मेल, तो जो वाई क्रोमोसोम की इनहेरिटेंस है वो केवल मेल मेल में ही जा रही है, और मेल मेल में जाए तो उसको क्या कहेंगे? होलेंड्रिक। होलोगाइनिक, इसकी शुरुआत बच्चों होती है मदर से, अब तो आप समझ जाओगे, मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर, मतलब ये फीमेल, बोलो फीमेल, ये फीमेल, तो कैरेक्टर केवल फीमेल 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 में ही जाए तो उसे नाम दे देते हैं होलोगाइनिक। कितना टाइप हो गया? 2, होलेंड्रिक और होलोगाइनिक। ये टर्म है, बस इन टर्म के मीनिंग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर बता दो, अपोजिट सेक्स में जाना क्रिस क्रॉस, और सेम सेक्स में जाना नॉन क्रिस क्रॉस। तो बस ये टर्म कभी क्वेश्चन में आए तो बस इनके मीनिंग ध्यान रखिएगा, बाकी कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म बस क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ टर्म और आती हैं, इसमें एक कैरेक्टर आता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, इसी तरह से अगला आता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, और इसी तरह से एक कैरेक्टर और चलता है उसे कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। 3 तरह के कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस। अब इनके मीनिंग समझिएगा। सेक्स लिंक कैरेक्टर ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, सेक्स लिंक का कोई एग्जांपल याद है? सेक्स लिंक मतलब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा होना चाहिए, मतलब या तो जीन एक्स क्रोमोसोम पे लगी होगी या जीन वाई क्रोमोसोम पे लगी है। कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी जीन एक्स पे है, कुछ याद है? कलर ब्लाइंडनेस की जीन कहां है? एक्स पे, तभी तो आप एक्स लिंक बोलते हो। एक्स मतलब वही सेक्स लिंक हो गया। और हीमोफिलिया, G6PD, DMD, लास्ट क्लास में इनके एग्जांपल आपको समझाए थे। अच्छा, वाई लिंक का कोई एग्जांपल? SRY जीन, TDF वाला है ना, तो ये सेक्स लिंक कैरेक्टर तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, सेक्स लिंक कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम आइदर एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई पे प्रेजेंट होगी। लेकिन ये जो सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस है, इसमें डिफरेंस क्या है? इनकी जीन ऑटोसोम पे होती है। सबसे मजे की बात यही है,
जीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। यहाँ सेक्स क्रोमोसोम था, यहाँ पर कहाँ है ऑटोसोम, मतलब एक से लेकर ये जो 22 क्रोमोसोम है इनके बीच में जीन है, एक्स वाई पे नहीं, इन ऑटोसोम पे जीन है। ऑटोसोम पे है तो बताओ मेल में होगी या फीमेल में? तो जीन प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के अंदर जीन प्रेजेंट होती है। अब सबसे खास बात, जब ये जीन एक्सप्रेशन दिखाती है तो मेल में तो एक्सप्रेस हो जाती है, फीमेल में नहीं होती, या कुछ ऐसी होगी मेल में एक्सप्रेस नहीं होगी, फीमेल में होगी, मतलब एक सेक्स में ही एक्सप्रेस होती है, एक सेक्स तक लिमिट है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। इनको एक एग्जांपल समझाते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसके एग्जांपल में आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के एग्जांपल है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल और हम ले लेते हैं, बियर्ड एंड मॉस्चेस का डेवलपमेंट। बियर्ड मॉस्चेस का डेवलपमेंट मतलब दाढ़ी मूछों का बनना। दाढ़ी मूछों को बनाने के लिए जीन चाहिए, ये दाढ़ी मूछें अपने आप नहीं बनती, इसके लिए बॉडी में क्या है बच्चों, जीन। अब ये जीन मेल में है या फीमेल में? हाँ, दोनों में है, क्योंकि बच्चों ये ऑटोसोमल होती है। ऑटोसोमल है तो दाढ़ी मूछों की जीन मेल में भी है और फीमेल में भी है, जीन दोनों में है। अब बच्चों ये जीन यहां बनाती है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और इन्हीं प्रोटीन से दाढ़ी और मूछें बनती हैं, बियर्ड मॉस्चेस डेवलपमेंट होता है। तो दाढ़ी मूछों के बनाने की जीन दोनों में है, लेकिन खास बात, ये जीन केवल मेल में एक्सप्रेस होती है, और मेल में ही ऐसे बियर्ड एंड मॉस्चेस का डेवलपमेंट हो जाता है, दाढ़ी मूछें बन जाती है। क्या फीमेल में दाढ़ी मूछों की जीन है? बिल्कुल है, लेकिन मैंने आपको हमेशा सिखाया है, जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहां बच्चों जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? हार्मोन, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, और वो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है हार्मोन। यहां जो हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन मेल में प्रेजेंट है तो जीन को एक्सप्रेस करा देता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में है, जीन को एक्सप्रेस कराएगा। क्या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता है? होता है, लेकिन लेवल बहुत कम है। इतना कम लेवल होता है कि वो इस जीन को एक्सप्रेस नहीं करा पाता, इसी वजह से दाढ़ी मूछें नहीं बन पाती। लेकिन हाँ, अगर बच्चों किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, हल्का सा ज्यादा हो जाए, तो उनमें दाढ़ी मूछें आने लग जाती, कभी कभी देखना आप, है ना। तो कभी कभी, हाँ, कभी कभी बच्चों ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि चलिए अगला कैरेक्टर रहते हैं। तो ये जीन, अच्छा ये जीन क्या मेल फीमेल दोनों में है, लेकिन एक्सप्रेशन एक सेक्स तक लिमिट है। जनरल बात करें हम तो जनरली एक सेक्स तक लिमिट है, इसलिए इसको कहा जाता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। क्लियर? हाँ, सेक्स इन्फ्लुएंस, इनकी जीन बच्चों ऑटोसोम पर है। जैसे ही मैंने कहा ऑटोसोम पर है, मेल में या फीमेल में? बिल्कुल, मेल में भी है एज वेल एज फीमेल में भी है। सबसे खास बात, एक्सप्रेस भी दोनों में है, एक्सप्रेस भी दोनों में है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक में एक्सप्रेशन ज्यादा है, एक में कम है। दोनों में एक्सप्रेस होती है, लेकिन एक में एक्सप्रेशन ज्यादा है, एक में इंफ्लुएंस ज्यादा है, एक में ज्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स प्रभावी। मतलब एक सेक्स में इसका प्रभाव ज्यादा होता है, इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल से क्लियर होता है। इसके एग्जाम्पल में आता है पैटर्नल बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब गंजापन। अगर हम बच्चों गंजेपन के बारे में बात करें तो इसमें जो जीनोटाइप है, इन जीनोटाइप में मेल और फीमेल दोनों में हम कंपेयर करके समझे। जीनोटाइप में सबसे पहला जीनोटाइप में लिखा कैपिटल बी कैपिटल बी। जब ये होमोजाइगस कंडीशन आती है तो मेल में यहां पर बच्चों बाल्डनेस ले आती है, और फीमेल यहां पर भी बाल्डनेस आ जाती है। मतलब मेल भी गंजा, फीमेल भी गंजी, गंजा गंजी, है ना, दोनों में यहां पर गंजापन आ जाता है। अगर ये कंडीशन जब होमोजाइगस रिसेसिव होती है तो दोनों ही बच्चों नॉर्मल, मेल भी नॉर्मल और फीमेल भी नॉर्मल। बताइए, अभी तक तो दोनों में क्या बातें सेम चल रही थी? अब गड़बड़ कब होती है? जब हेट्रोजाइगस आती है। हेट्रोजाइगस में मेल में तो बाल्डनेस आ जाती है, लेकिन फीमेल यहां नॉर्मल हो जाती है, मतलब मेल में धोखा कर देती है। हाँ, जैसे मेल में हेट्रोजाइगस आती है, मेल को तो गंजा बना देती है, लेकिन फीमेल को तो नॉर्मल ही रखती है। तो बताइए, क्या इस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्या इस जीन ने धोखा किया है? क्या एक में अपना एक्सप्रेशन ज्यादा दिखा दिया? किस में ज्यादा एक्सप्रेस हुई? मेल में। तो एक में इसका इंफ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सेक्स इंफ्लुएंस। क्या ये एक्सप्रेस होमोजाइगस में दोनों में हुई? अरे दोनों में बाल्डनेस आ रही है, क्या दोनों में एक्सप्रेस होती है? लेकिन एक में
ज्यादा लाती है। तो एक में ज्यादा लाती है मतलब एक में एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम सेक्स इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब ये जो वर्ड है बस इन वर्ड के मीनिंग क्लियर रख लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ढंग से बताना। हीमोफीलिया कौन सा है? सेक्स लिंक। कलर ब्लाइंडनेस, दाढ़ी मूछों का बनना, सेक्स लिमिटेड। और बाल्डनेस का होना, सेक्स इन्फ्लुएंस। तो कभी क्वेश्चन आए तो ये एग्जांपल पूछेंगे कि एग्जांपल किसके, तो जरा सोच के आंसर दे देना। मतलब ऐसे चीजों को रटो नहीं, सोच लो कि हाँ एक में होता है एक में नहीं होता, तो कंपेयर करके आप आंसर दे सकते हैं। अगले नंबर पे आता है और वो है नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में हम बच्चों ये सीखेंगे कि अगली प्रोजेनी मेल की बनेगी या फीमेल की बनेगी, कैसे डिटरमाइन किया जाए। मतलब मेल फीमेल का बनना कैसे डिसाइड होता है, ये बच्चों इस टॉपिक में हम सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मान के चलना बच्चों, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। इसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल वो पूछ रहे हैं और आते भी आसान ही है। बस इसको एक बार सुन लो तो सब यही याद हो जाएगा, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो बस एक बार सुन लो कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है क्या है, अगली जनरेशन मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, ये कैसे डिसाइड किया जाए। इसको डिसाइड करने का काम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो मेल फीमेल का डिसीजन सेक्स क्रोमोसोम से होता है। अगर कहीं पर एक्स एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो जैसे ह्यूमन में हम जानते हैं एक्स एक्स आ जाता है तो हम कह देते हैं फीमेल है, और एक्स वाई दिख जाए तो मेल है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में तो ऐसे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते। कुछ ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, क्योंकि वहां सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म में हैप्लोइड डिप्लोइड से डिसाइड होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहानियां हैं। हम इस टॉपिक में यही सीखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में डिटर्मिनेशन कैसे कैसे होता है। अब यूनिवर्स में तो बहुत ऑर्गेनिज्म है, सबके बारे में पढ़ना मुश्किल है। हम उन एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे जो अपनी एनसीईआरटी में बैठे। तो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ये एग्जाम में आते हैं, तो हम उन्हीं एग्जाम्पल को यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन का केस समझा देता हूँ। ह्यूमन में ये बच्चों मेल है। इस मेल के अंदर क्रोमोसोम की हम बात करें तो ये क्रोमोसोम 1 से लेके 22 और ये 1 से लेके 22। बताओ, ये 22 में कई बार आपको बोल चुका हूं, क्या ऑटोसोम होते हैं? बच्चे हुए दो सेक्स क्रोमोसोम। मेल है तो उसमें एक होगा एक्स, दूसरा होगा वाई। ये एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम को एक नाम और दिया जाता है एलोसोम, या इन्हीं को एक नाम और हेट्रोसोम। एक बार बच्चों एलोसोम वर्ड आ गया था नीट में से एग्जाम में, एलोसोम वर्ड बोल दिया। एलोसोम किसका नाम है? सेक्स क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम है, जिन्हें हेट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों यहां पर मुझे बताओ, अच्छे से जवाब देना। ऑटोसोम के बताइए कितने कितने सेट है? कितने सेट है? कितने सेट है? 22। 22 नहीं, केवल 2 सेट। यहां बच्चे यही गलती करते हैं, ये पूरा मिला के एक सेट काउंट होता है, और इस सेट को हम ऑटोसोम के सेट है इसको हम ए से लिख देते हैं। और ये बच्चों यहां पर पूरा सेट है, इसको भी हम ए से लिखते हैं। ये बच्चों 22 जो आप बोल रहे हो वो तो पेयर है। 22 क्या है? पेयर। सेट की बात करें तो दो ही सेट है, ये पूरा एक सेट काउंट होता है, ये पूरा एक सेट काउंट होता है। इसको लिखने का एक तरीका आ गया ए प्लस एक्स वाई। अब मुझे बताओ व्हाट इज कैपिटल ए? सेट ऑफ ऑटोसोम। ये सेट है पूरा, मतलब 22 क्रोमोसोम इसमें इंक्लूड है। अब यहां पर जब गैमिट्स बनेंगे, जब यहां गैमिट्स बनेंगे, अच्छा पहले फीमेल में भी आपको समझा देता हूं। फीमेल के क्रोमोसोम बहुत अच्छे से आप जानते हैं, 1 से लेकर 22, 1 से लेकर 22, ये 122। बताइए दो क्रोमोसोम यहां मिलेंगे, वो एक्स एक्स से। शॉर्ट में लिखने का तरीका बोलो, ए प्लस एक्स एक्स। ये मैंने कैसे लिखा समझ गए? बताओ, ऑटोसोम का सेट, ऑटोसोम के सेट दो सेट प्लस एक्स एक्स और हो गया। अब यहां पर जब गैमिट्स बनेंगे, इधर से जब गैमिट बनाएंगे तो यहां पर गैमिट बनेंगे, उनको हम स्पर्म नाम दे देते हैं। मेल में जो गैमिट बनते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं। ये स्पर्म 2 टाइप से बनते हैं। इनमें से इन स्पर्म में एक 1 इधर गया तो दूसरा 1 इधर जाएगा। सिमिलरली एक 2 इधर, एक 2 इधर, आधा आधा बंटवारा कर देंगे। चलते गए 22 इधर, 22 इधर। मतलब ऑटोसोम के कितने सेट थे? अच्छे से बोलो। दो। क्या दोनों के दोनों एक गेमिट में आए? नहीं, एक सेट एक गेमिट में डाल देंगे, एक सेट दूसरे गेमिट में डाल देंगे। अब यहां एक्स वाई है,
क्या दोनों एक में डाल दें? नहीं, एक में एक्स डाल देते तो अगले में वाई। अब बच्चों मुझे बताओ, स्पर्म क्या सारे सिमिलर हैं? नहीं, स्पर्म टू टाइप के बनते हैं। 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म मतलब गैमिट कितने टाइप के बन गए? दो टाइप के गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है हेटेरोगैमेटिक। इसे बच्चों हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। ये वर्ड मैं आज बार बार आपसे बोलूंगा। जैसे दो तरह के गैमेट्स बने, समझ जाना हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक जो है ऑटोसोम की वजह से है या सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों में सेम है, सेक्स क्रोमोसोम वेरी कर रहे हैं। अब यहां से गैमेट बना है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझने की कोशिश करो। बताओ, इधर से गैमेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1 से लेकर 22, 1 से लेकर 22। बताओ अगला लिखो, एक्स इधर। बताओ ये अलग या सेम? ये जो गैमेट बने इनको फीमेल में ओवा के नाम से जाना जाता है। दोनों गैमेट सेम बने तो इसी कंडीशन को नाम दे देंगे होमोगैमेटिक। होमो वर्ड क्यों यूज किया? सेम। अलग बना तो हेट्रो। अब मुझे बताओ, यहां हेट्रोगैमेटिक कौन है, मेल या फीमेल? क्या मेल हेट्रोगैमेटिक है? अब बच्चों अगली जनरेशन मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, ये कैसे डिसाइड करें? अगर मान लीजिए ये वाला स्पर्म इस ओवा से फर्टिलाइज हुआ, तो इधर से तो आएगा एक्स, इधर से आएगा वाई। अगली प्रोजेनी, हाँ अगली प्रोजेनी मेल बन जाएगी। अच्छा, ओवा में चाहे तो इससे भी फर्टिलाइज हो तभी बात हुई है, सेम ही तो है। अच्छा, ये वाला स्पर्म और ये वाला ओवा फर्टिलाइज हुआ, एक्स एक्स आया, तो क्या ये फीमेल बन जाएगी? अच्छे से जवाब देना। ये स्पर्म फर्टिलाइज तो मेल, ये फर्टिलाइज तो अगली प्रोजेनी मेल बनना है या फीमेल बनना है, डिसीजन यहां है। डिसीजन यहां से मेरा मतलब ये, जो हेट्रोगैमेटिक है वो डिसाइड करेगा कि मेल है या फीमेल। तो अगली प्रोजेनी का डिसीजन किसके पास है? जो हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि उसी के पास दो तरह के गैमेट है। अरे दो तरह के गैमेट है, तो यहां पर ये फर्टिलाइज होगा या ये फर्टिलाइज होगा, वो डिसाइड करता है। तो हेट्रोगैमेटिक होने की वजह से मेल के पास डिसीजन पावर है। अपनी जो सोसाइटी है इसमें थोड़ा सा गलत मैसेज है। अपनी सोसाइटी में कहा जाता है कि किन्हीं पेरेंट्स के अगर डॉटर ही डॉटर हो रही है, लड़कियां ही लड़कियां हो रही है, तो ऐसा जनरली कहा जाता है कि इनकी मदर में प्रॉब्लम है, उनकी मदर को ब्लेम किया जाता है। लेकिन बच्चों मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मदर तो होमोगैमेटिक है, प्रॉब्लम तो है ना। तो यहाँ पर जो, हाँ यहाँ पर बच्चों मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मदर तो होमोगैमेटिक है। डिसीजन पावर तो किसके पास है? हेट्रोगैमेटिक के पास होती है। तो एग्जैक्टली बात यहां से आती है। लेकिन अपनी सोसाइटी में गलत मैसेज होता है, मदर को ब्लेम किया जाता है, जो गलत है। अब मुझे बताओ, अगली प्रोजेनी मेल फीमेल डिसीजन पावर किसके पास? हेट्रोगैमेटिक ह्यूमन में कौन है? लेकिन सब ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बर्ड्स का एग्जांपल समझाऊंगा, और बर्ड्स के एग्जांपल में आप देखना उल्टा हो जाएगा। वहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएगी। तो क्या हमेशा मेल ही हेट्रोगैमेटिक होते? क्या फीमेल भी हो सकती है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कहानी। ह्यूमन का सबको याद होना चाहिए, ह्यूमन में हेट्रोगैमेटिक मेल होता। अरे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन हेट्रोगैमेटिक है कौन होमोगैमेटिक, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहां डिटर्मिनेशन के अलग अलग तरीके आप लोगों को समझाता हूं। स्पर्म कितने टाइप के बनते हैं? अच्छा, स्पर्म में क्या केवल एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं? क्या ऑटोसोम नहीं होते? 23 पूरे क्रोमोसोम होते हैं। कई बच्चों की सोच होती है कि स्पर्म में केवल एक्स या वाई होता होगा। ऐसा नहीं है, पूरे 23 क्रोमोसोम का सेट होगा। यहां पे बच्चों अगली प्रोजेनी मेल फीमेल कैसे डिसाइड किया जाए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कहानी है। मान लीजिए बच्चों, यहां पर ये ह्यूमन की हम बात करें, ये ओवा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, और ये स्पर्म हमने अभी सीखा टू टाइप के है, या तो एक्स या वाई। अब बच्चों जैसे ही इन स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लीजिए ये स्पर्म गया और इसने जाके इस ओवा को फर्टिलाइज किया। बताओ, इधर से एक्स इधर से एक्स, दोनों साइड से एक्स एक्स आया, अगली प्रोजेनी। हाँ हाँ, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ये दोनों साथ आए, फीमेल बन गई। तो फर्टिलाइजेशन होते ही डिसाइड हो जाता है कि फीमेल है। अच्छा, ये वाला फर्टिलाइज होता तो मेल। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ऐसे टाइप को कहा जाता है सिनगैमिक। सिन का मतलब साथ साथ, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ डिसाइड कर दे, टाइप का नाम सिनगैमिक। और सिनगैमिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल ह्यूमन। हमारे अंदर बच्चों जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस के केस में, वैसे ही बच्चों डिसाइड कर लिया जाता है कि मेल बनना या फीमेल बनना, सिनगैमिक टाइप चलता है। लेकिन बच्चों सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है,
ये ओवा है, ये स्पर्म है। अभी इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उससे पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि यहां पर इनके मेल बनना है। फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, उससे पहले ही भविष्यवाणी कर दिया जाए, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाए। ऐसा होता है पार्थेनोजेनेसिस की मदद से, जो पहले से डिसाइड हो जाता है। अगर पहले से डिसाइड कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है प्रोगैमी। प्रो मतलब पहले, तो फर्टिलाइजेशन के बिना पहले से डिसाइडेड तो प्रोगैमी कहलाता है। जैसे अभी थोड़ी देर बाद हम एग्जांपल लेंगे मेल हनी बी। मेल हनी बी बिना फर्टिलाइजेशन के पहले से डिसाइडेड होते, तो पहले से डिसाइडेड तो वो प्रोगैमिक टाइप चलता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं, मतलब ये ओवा है, ये स्पर्म है, ना यहाँ एक्स है ना यहाँ वाई है, कुछ नहीं, मतलब कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब यहां पर बन गया जाइगोट। मुझे बताओ ये जाइगोट मेल का या फीमेल का? फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, मतलब अभी डिसाइड नहीं है किसको मेल बनना है फीमेल, कुछ डिसाइड नहीं है। अब बच्चों ये जाइगोट गया और मान लीजिए कोल्ड वाटर में चला गया, पानी में मुंह करता करता कोल्ड वाटर में चला गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेल में, और अगर ये वार्म वाटर में चला जाए तो ये फीमेल में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेल बनना फीमेल बनना ये वाटर डिसाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट डिसाइड कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि मेल या फीमेल क्या बनाना है, लेकिन ये डिसीजन फर्टिलाइजेशन के काफी बाद में डिसाइड किया जाता है, तो ऐसे टाइप को कहा जाता है एपीगैमिक। एपी मतलब बाद में, तो बाद में डिसाइड है तो एपीगैमिक कहलाता है। बहुत सिंपल वर्ड है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो तो, पहले से हो तो, और फर्टिलाइजेशन के काफी बाद डिसाइड करे, एपीगैमिक। एपीगैमिक में डिसीजन कौन करता है? एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन आए, क्या इन्वायरमेंट सेक्स को डिटरमाइन करता है ह्यूमन में? कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे क्रोकोडाइल, टर्टल, उनके केस में बच्चों इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बताओ, क्या सेक्स का डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम करते हैं? कहां? ह्यूमन में। इन्वायरमेंट करता है कहां? क्रोकोडाइल, टर्टल में। कुछ ऑर्गेनिज्म में अभी मैं पढ़ाऊंगा हैप्लोइड डिप्लोइड से होता है, जैसे हनी बी में, वहां हैप्लोइड डिप्लोइड से डिसाइड होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑटोसोम के सेट से डिसाइड होता है, जैसे ड्रोसोफिला में एक स्पेशल केस पढ़ाऊंगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहानी है। क्या सारे ऑर्गेनिज्म में डिटर्मिनेशन का तरीका सेम है? सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। हमें आज वही सीखना है कि किन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कहानी है, उनके एग्जाम्पल क्या है। क्या ये टाइप्स आपको समझ में? मॉड्यूल में जहां पर एपिगेमिक लिखा है उसमें बस एक लाइन और लिख लेना, इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एपिगेमिक एक तरह का इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंट से डिसाइड किया जाना। अब बच्चों जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहला तरीका मैं आपको समझाऊंगा क्रोमोसोम लेवल पर। हमने अलग अलग तरीके समझे, क्रोमोसोम हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, हैप्लोइड। पहला तरीका क्रोमोसोम के बेसिस पर। क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं जनरली उनको कहा जाता है एलोसोम। अब ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, बार बार नहीं बोलूंगा, मतलब सेक्स क्रोमोसोम। अब बच्चों सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर डिसीजन किया जाता है। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में एक थ्योरी दी गई थी जिसे कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट विल्सन और स्टीवेंस थे, लेकिन आप लोग को साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करना है। इस थ्योरी में यह कहा गया था कि दो पेरेंट में से अगर एक पेरेंट होमोगेमेटिक है, शब्द समझ गए? होमोगेमेटिक किसको कहते हैं? सेम टाइप के गैमेट बनाता है, तो दूसरा पेरेंट हेट्रोगेमेटिक होगा। इस थ्योरी में यह कहा दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट होमोगेमेटिक तो दूसरा वाला हेट्रोगेमेटिक। जो हेट्रोगेमेटिक होता है यही बच्चों सेक्स का डिटरमाइन करता है, क्योंकि यही सबसे मेन रोल रखेगा। इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। हेट्रोगेमेटिक होने के पीछे हमने सीखा था रीजन, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के हैं, इसमें एक्स होता है और वाई होता है। अब जो बात समझा रहा हूं अच्छे से याद कर लेना।
एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हैंकिंग साइंटिस्ट ने की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद करना। मैंने जो स्टीवन विल्सन साइंटिस्ट बोले तो नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद करना, ये एनसीईआरटी में लिखा है तो याद करना अच्छे से। एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग। हैंकिंग साइंटिस्ट ने इनकी जो डिस्कवरी की थी, ये भी याद रखिएगा, इंसेक्ट में की थी, ह्यूमन में नहीं। ये डिस्कवरी इन्होंने इंसेक्ट के अंदर की थी। इन्होंने बच्चों इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया, स्पर्म को स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट के स्पर्म को लिया, स्टेन किया। तो वो क्या देखते हैं, जैसे ये इंसेक्ट का स्पर्म है, ये इंसेक्ट का स्पर्म है, तो जब उन्होंने सारे इंसेक्ट के स्पर्म को स्टेन किया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जितने भी स्पर्म है उनमें से 50% में 50% के अंदर ऐसे एक्स जैसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा एक जैसा कुछ दिखता है, इसमें नहीं 50% में दिखता है। अब ये जो एक्स जैसा दिखा है, इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया एक्स बॉडी। अच्छा, 50% स्पर्म में एक जैसा दिखा, क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। बाद के साइंटिस्ट लोगों ने इस एक्स बॉडी को बाहर निकाला और उसकी स्टडी की, तो पता चला ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं, एक तरह का क्रोमोसोम ही है, और इसी एक्स बॉडी को नाम चेंज करके नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो बताओ, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया? हैंकिंग ने ये डिस्कवरी कहां की? इंसेक्ट में। और क्या देखा, 50% स्पर्म में क्या होता है, एक्स जैसा होता है, उसको हम एक्स बॉडी के नाम से जानते हैं। ये बच्चों इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। वाई क्रोमोसोम, इसकी डिस्कवरी स्टीवेंस ने की थी। ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो कोई याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये लेकिन इंपॉर्टेंट जो, क्योंकि सारे साइंटिस्ट याद नहीं होते, एनसीईआरटी के तो याद करो, इंपॉर्टेंट है। स्टीवेंस ने की, इन्होंने वाई बॉडी नाम दिया, बाद में चेंज करके वाई क्रोमोसोम कर दिया, लेकिन कोई खास नहीं। अब मैं आप लोगों को डिटर्मिनेशन के अलग अलग तरीके यहां समझाता हूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इन डिटर्मिनेशन में पहला टाइप क्रोमोसोम के बेसिस पे समझा रहा हूं बेटे, क्रोमोसोम के बेसिस पर। उसमें फर्स्ट टाइप आता है और वो है XX-XY टाइप। अगर इसमें पहले नंबर पे लिखा है तो ये फीमेल को इंडिकेट करता है, बाद में लिखा है तो ये मेल को इंडिकेट करता है। लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका यही कहलाता है कि पहले लिखा है मतलब फीमेल, बाद में लिखा है मतलब मेल। अब बच्चों यहां पर ये फीमेल है, इसका जीनोटाइप एग्जैक्ट लिखूं तो A+XX, और मेल में हम लिखे तो ये बनेगा AA+XY। यहां XX, यहां XY। अब मैं आपसे कहूं बच्चों, इनसे गैमिट बनाइए, अच्छे से जवाब देना, कितने टाइप के? 1। अब वो बनाना ना चाहिए, A के साथ X, वेरी गुड। अगले के साथ बोलो, A के साथ X। क्या दोनों गैमिट सेम ही बने? सेम बने तो इसको नाम दे देंगे होमोगैमेट, ये होमोगैमेट। अब यहां से गैमिट आप बताइए, पहला बोलो A+X, A के साथ X आ गया। अगला बोलो A+Y, A के साथ Y आ गया। बताओ कितने तरह के गैमिट बन गए? 2 तरह के गैमिट बन गए, तो ऐसे टाइप को कहा जाता है हेट्रोगैमिट। बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा है? अब यहां डायग्राम में देख के बताओ, हेट्रोगैमेटिक कौन, मेल फीमेल? अच्छे से बोलो, जोर से। क्या हेट्रोगैमेटिक मेल है? अब इनके एग्जांपल, इनके एग्जांपल में 2 एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। दोनों याद करना आपको, जैसा ह्यूमन में होता है सेम वही का वही ड्रोसोफिला में भी होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ड्रोसोफिला में हेट्रोगैमेटिक, हाँ मेल, ड्रोसोफिला में हेट्रोगैमेटिक मेल है। अब बच्चों अगला केस ले लेते हैं। अगला जो केस हम लेंगे और वो है XY-XX टाइप, इसका उल्टा। ह्यूमन में जो मैंने अभी आपको सिखाया उसका उल्टा करेंगे। और ये जो टाइप होता है, इसमें जो X है इसको बच्चों Z से लिखेंगे और Y को W से लिखेंगे। अब इसको लिखने का तरीका बोलो, ZZ, तो ZW-ZZ टाइप। पहले नंबर पे लिखा है, अच्छे से जवाब देना, मेल फीमेल, फीमेल। बाद में लिखा है, अब बच्चा यहां डायरेक्ट बताना मुझे, ये फीमेल होमोगैमेटिक हेट्रो। बताओ हेट्रो क्यों? क्या ZW 2 तरह के गैमेट बनेंगे? बताओ यहां ZZ है, क्या होमोगैमेटिक है? जवाब दीजिए, कौन हेट्रोगैमेटिक? क्या फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो सकती है? एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसके एग्जाम्पल में आता है बर्ड्स। मोस्ट ऑफ बर्ड्स, अभी नहीं, ज्यादातर बर्ड्स के अंदर ऐसा ही देखा जाता है। अब बच्चों वो ऐसे पूछेंगे, स्पैरो चिड़िया में मेल फीमेल में से कौन हेट्रोगैमेटिक? हाँ, मैंने तो स्पैरो समझा ही नहीं। अरे बर्ड्स बता दिया है। हाँ, तो एग्जाम में भी यही होता है, मैंने आपको बर्ड्स दिखा दिया, वहां हो सकता है स्पैरो का नाम दे दूं। फिर बच्चे पूछते सर आपने तो स्पैरो बताया नहीं। अरे बर्ड्स बता दिया ना,
हाँ, एक बार ऐसे आ गया था, फाउल का नाम आ गया। फाउल जानते हो? मुर्गा मुर्गी। मुर्गा और मुर्गी में से कौन हेट्रोगेमेटिक? हाँ, कौन? मुर्गी हेट्रोगेमेटिक होती है। अगली पीढ़ी मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, डिसीजन पावर मुर्गी के पास, क्योंकि जो हेट्रोगेमेटिक होता है वही डिसाइड करता है। तो मुर्गी डिसाइड करेगी अगली प्रोजेनी क्या बनती है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है मॉड्यूल। इसमें बच्चों एक डायग्राम दे रखा, हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ ले। तो उसमें ऐसा एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा होगा, ये वाला डायग्राम। इसमें ह्यूमन का है, ड्रोसोफिला का है और ये मुर्गा मुर्गी का है। क्लियर? ह्यूमन का सबको पता है। अच्छा, ह्यूमन जैसा ही किसमें? ड्रोसोफिला। अब यहां मुर्गा मुर्गी में से अच्छे से बोलना, मुर्गे में जेड 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 डब्ल्यू, मुर्गे में, और मुर्गी में जेड डब्ल्यू। याद रहेगा इतना बच्चों? और हो सकता है ये डायग्राम आपको वहां छाप के पूछ ले कि बताओ इन ऑर्गेनिज्म में कौन होमोगेमेटिक कौन हेट्रोगेमेटिक। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। और हो सकता है मुर्गा मुर्गी ना लिखे, उसकी जगह फाउल लिखे। तो याद रखना है, फाउल किसको कहते हैं? मुर्गा मुर्गी को ही कहा जाता है। वहां याद ही ना आता है फाउल क्या था। चलिए अगले नंबर पे आता है, और वो है एक्स 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 ओ टाइप। एक्स 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 ओ टाइप, एक्स 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 ओ टाइप। बताइए, पहले नंबर पे लिखा है मतलब फीमेल, वेरी गुड। बाद में लिखा है, अब ये ओ क्या है? अब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओ का मतलब यहां सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है। अब इधर से अगर मैं जीनोटाइप लिखूं तो ए प्लस एक्स एक्स, यहां से जीनोटाइप लिखे तो ए प्लस एक्स ओ नहीं लिखे हुए तो एक्स लिख देता हूं क्योंकि एक एब्सेंट है। अब बच्चों यहां पर जब गैमिट बनेंगे तो इधर बनेगा ए प्लस एक्स, अगला बोलो ए प्लस एक्स। अच्छा यहां से बोलो ए प्लस एक्स, अगला बोलो ए प्लस कुछ नहीं। तो बताइए, ये जो गैमिट मेल के गैमिट को हम स्पर्म कहते हैं कि स्पर्म दो तरह के बने, और दो तरह के बने तो क्या हेट्रोगेमेटिक है? इनमें से 50% में ऑटोसोम के साथ सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन 50% में केवल और केवल ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। ऐसे पूछेंगे हो कि किस ऑर्गेनिज्म में 50% स्पर्म में ऑटोसोम के साथ सेक्स क्रोमोसोम है, 50% में केवल ऑटोसोम होता है। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल सबको याद रख लेना। ग्रास होपर, टिड्डे, ग्रास होपर, 8-10 स्टार लगा लेना। ग्रास होपर, इनके अंदर कौन हेट्रोगेमेटिक? कौन हेट्रोगेमेटिक है? मेल। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक्स एक्स से क्या यहां एक क्रोमोसोम कम है? तो एक तरह से मेल में क्रोमोसोम की नंबर कम होगी। अगर मैं फीमेल में क्रोमोसोम सिखाने के लिए लेता हूं 24 है, तो मेल में 23 होगा। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं, जनरली यही होता है हर जगह, मेल फीमेल में इक्वल है। लेकिन ग्रास ऊपर ऐसा केसेस होते हैं, या कुछ और इंसेक्ट में भी, कि वहां पर मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर अनइक्वल होते हैं। अच्छा, यहां एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा? अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। म्यूटेशन में हम पढ़ेंगे, एक क्रोमोसोम का कम होना क्या कहलाता है? मोनोसोमी। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, किन ऑर्गेनिज्म के मेल में मोनोसोमी देखी जाती है? ग्रास ऊपर। किन ऑर्गेनिज्म के मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है? ग्रास ऊपर। अच्छा, ग्रास ऊपर में कौन हेट्रोगेमेटिक? मेल फीमेल? मेल हेट्रोगेमेटिक। अब बच्चों ये ग्रास ऊपर क्या इंसेक्ट है? ग्रास ऊपर देखे? अरे वो राम जी के घोड़े है ना, हाँ, देसी लैंग्वेज में उनको राम जी के घोड़े बोलते हैं। तो ये जो टिड्डे जिनको कहते हैं, ये ग्रास ऊपर भी इंसेक्ट है। ड्रोसोफिला क्या है? इंसेक्ट। अरे ड्रोसोफिला भी एक इंसेक्ट ही होता है, ये भी इंसेक्ट है। बताओ ये क्या है? इंसेक्ट। इसमें मैंने बस बर्ड्स बताया, लेकिन और भी एग्जाम्पल होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बटरफ्लाई का आता है। बटरफ्लाई भी क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट में हर तरह का डिटर्मिनेशन होता है, इंसेक्ट में हर तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन चलता है। लेकिन कभी पूछे मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में क्या चलता है, तो ये वाला टाइप चलेगा। कभी आपसे पूछे मोस्ट ऑफ इंसेक्ट, तो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में एक्स 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 हो। बाकी इंसेक्ट में एक्स 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 वाई भी है, जेड 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 डब्ल्यू वाला भी चलता है, और ये टाइप भी चलता है, इवन और भी टाइप चलते हैं। सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन इंसेक्ट में ही देखा गया है। इंसेक्ट में हर तरह का डिटर्मिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इंसेक्ट के अंदर हमने सीखा, हैंकिंग्स आपने डिस्कवरी कहां की थी? इंसेक्ट में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो इंसेक्ट में ही किए गए।
ज्यादा डिस्कवरियां यहाँ पर इंसेक्ट से रिलेटेड। ये जो तीनों टाइप समझाए, अब फटाफट बोल देना, सबको यहीं पे याद होना चाहिए, घर जाके तो पढ़ना ही नहीं है। एक्स 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 वाई किसमें है? ह्यूमन। हेट्रोगेमेटिक, मेल फीमेल। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जेड डब्ल्यू जेड जेड कहां पर? बर्ड्स। हेट्रोगेमेटिक, फीमेल। एक्स 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 ओ, ग्रास सुपर एंड मोस्ट ऑफ इंसेक्ट। हेट्रोगेमेटिक, मेल। याद रहेगा इतना, यही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये एग्जांपल आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्पेशल केस हम समझने जा रहे हैं, हैप्लोइड डिप्लॉयड, हैप्लोइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझा रहा हूं जनरली एनसीईआरटी की बातें आपको सिखा रहा हूं। हैप्लोइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म में यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम बात करें हनी बी की, इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। यहां मेल फीमेल का डिसीजन सेक्स क्रोमोसोम से नहीं लिया जाता है, यह देखा जाता है कि प्लोइडी हैप्लोइड है या डिप्लॉयड। सीधी सी कहानी है, अगर बच्चों हैप्लोइड दिख जाए तो ये मेल बनेगा, और डिप्लॉयड दिख जाए तो ये फीमेल बनेगा। बस इतना सा केस है, हैप्लोइड तो मेल, डिप्लॉयड तो फीमेल। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2n, बताओ क्या है? 2n डिप्लॉयड हैप्लोइड, मेल फीमेल? फीमेल। मैंने कहा n तो मेल, बस इतना सा देखना है, 2n या n को देखना है। अब बच्चों अगर 2n दिख जाए तो ये फीमेल होगी। ये फीमेल हनी बी में, जो मैं आपको सिखा रहा हूं केस हनी बी का, हनी बी में अगर 2n कंडीशन है तो ये यहां पर बन जाएंगे क्वीन या वर्कर। फीमेल दो तरह की होती है, क्वीन भी होती है, वर्कर भी होती है। विच वन इज स्टेराइल? वर्कर। वर्कर तो होते हैं स्टेराइल, और क्वीन फर्टाइल है। दोनों फीमेल, लेकिन एक फर्टाइल होती है और बाकी स्टेराइल होते हैं। अच्छा, यहाँ n इक्वल्स टू मेल, हैप्लोइड है तो मेल है, इस मेल को स्पेशली कहा जाता है ड्रोन। हनी बी में मेल को क्या नाम दिया गया है? ड्रोन। अच्छा, ये जो ड्रोन होते हैं ये हमेशा फर्टाइल होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं। अब बच्चों मैंने आपके सामने यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर लिखा 2n इक्वल्स टू 32 और n इक्वल्स टू 16। मैं नहीं समझाऊंगा ये मेल फीमेल। हाँ, आपने क्या देख के कह दिया फीमेल है? आपने सिंपल 2n देख के बोल दिया कि सर फीमेल। बताओ, ये मेल है। अच्छा, ये बच्चों फर्टाइल है तो क्वीन, अरे 2n है मतलब क्वीन, और ये यहां पर बन जाएंगे ड्रोन। अब यहां पर इनमें गैमेट्स बनाते, ध्यान समझना, अगर यहां गैमेट बनाना है, बात आती है कौन सा डिवीजन किया जाए, माइटोसिस मियोसिस। हाँ, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद अच्छे सुन लेना। 2n है तो इसका मतलब इसमें मियोसिस होगा, और जब मियोसिस की प्रोसेस होती है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर जब हाफ होंगे, ये 2n है तो यहां पर n इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 16 की ये सेल बने। क्या इन सेल्स को हम गैमिट कहेंगे? तो यहां पर गैमिट बने कौन से डिवीजन से? मियोसिस। ड्रोन के अंदर अब बच्चों यहां पर मियोसिस माइटोसिस, हाँ यहां पर माइटोसिस होगा, क्योंकि हैप्लोइड सेल के अंदर, हाँ हैप्लोइड सेल के अंदर मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में आपने पढ़ा है क्रोमोसोम नंबर सेम या हाफ? सेम। यहां n इक्वल्स टू 16, तो बोलो बच्चों n इक्वल्स टू 16। माइटोसिस से गैमेट बनते हैं। पूछा जाए क्या कभी माइटोसिस से गैमेट बनते हैं? कहां? हनी बी में। बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेल हनी बी में माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों ये मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, n इधर से बन गया 2n, 16 16 बन गए 32, 2n इक्वल्स टू 32 वाली कोई सेल बनी। अब मैं नहीं सिखाऊंगा ये मेल या फीमेल। हाँ, आपने क्या देख के कह दिया फीमेल है? आपने कुछ नहीं, बस 2n को देखा। जैसे 2n देखा, आपके दिमाग में आ गया कि तो फीमेल है। अब बच्चों इस फीमेल ने क्या न्यूट्रिशन लिया, मतलब क्या खाने में खाया, उसके बेसिस पे इनकी फर्टिलिटी डिसाइड होती है। अगर ये रॉयल जेली खा ले, रॉयल जेली खा ले तो ये क्वीन में चेंज हो जाते हैं।
और अगर ये बी ब्रेड खाते हैं तो ये वर्कर में चेंज हो जाते हैं। रॉयल जेली में ऐसे कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रमोट करते हैं, तो इस वजह से ये क्वीन में चेंज हो जाते हैं। बी ब्रेड में वो न्यूट्रिशन नहीं है, इस वजह से ये वर्कर स्टेराइल हो जाते हैं, तो ये स्टेराइल हो जाते हैं और ये फर्टाइल हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, फर्टिलाइजेशन से क्या फीमेल का डेवलपमेंट हुआ? लेकिन यहाँ पर जो कुछ गैमेट बच गए, फीमेल के कुछ गैमेट तो फर्टिलाइज हो गए, जो गैमेट्स बच गए, अब इनमें बच्चों यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता और इनके अंदर डायरेक्ट चलता है पार्थेनोजेनेसिस, और इसी पार्थेनोजेनेसिस से n=16 वाली सेल बनती है जिसे ड्रोन कहा जाता है। तो बताइए कौन फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ? अच्छे से बोलो। और कौन पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हुआ? मेल। किसमें? 16 क्रोमोसोम। 32 माइटोसिस से गैमेट बने, हाँ मेल। किसमें? मियोसिस से बने। 2n कंडीशन, n कंडीशन, याद रहेगा इतना। अब बच्चों यहां पर आपके एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एक लाइन लिखिए, यहां पर मान लीजिए बच्चों ये क्वीन है और ये ड्रोन है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। अब मैं नहीं पूछूंगा फर्टिलाइजेशन हुआ क्या डेवलप, हाँ मेल या फीमेल? जैसे मैंने वर्ड बोला फर्टिलाइजेशन तो क्लियर है कि फीमेल बनेगी, मान लीजिए वो क्वीन बनी। अब बच्चों यहां पर चली पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या ड्रोन की जरूरत है? नहीं है, ड्रोन की जरूरत नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस से क्या बनते? मेल, यानी क्या ड्रोन बन जाते हैं, यानी मेल का डेवलपमेंट हुआ। तो बताओ इन मेल को बनाने के लिए क्या यहां इस मेल की जरूरत है? तो इस मेल के पापा नहीं होते, ड्रोन के पापा नहीं होते, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस से बन जाते, तो पापा नहीं होते। लेकिन इन ड्रोन के क्या नाना होते हैं? हाँ, तो ड्रोन के पापा नहीं होते लेकिन नाना होते। अच्छा, ये मैटरनल ग्रैंडफादर नाना ही तो कहलाएंगे, तो नाना होते हैं। आपके एनसीईआरटी में यही लिखा है, ड्रोन के पापा नहीं है बट हाँ नाना होते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर ग्रैंडफादर लिखा है, उन्होंने स्पेशली मैटरनल पैटर्नल कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मैटरनल। तो मैटरनल होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा है, क्योंकि इस ड्रोन को बनाने के लिए क्वीन चाहिए, और इस क्वीन के लिए तो फिर ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बन जाएंगे, नाना। जो बात मैंने आपको समझाई क्लियर हुई है? ये हैप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म हर जगह चलती है, ये स्पेशल फॉर हनी बी। ये ध्यान रखो, हर मैकेनिज्म हर जगह अप्लाई नहीं करवाता, ये हनी बी के लिए केस में स्पेशली चलाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में इसका पूरा लिखा है, तो पूरी तरह से इसको ध्यान रखिए। एक स्पेशल थ्योरी हम समझ रहे हैं, जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये जो थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ स्पेशल फॉर ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला के लिए एप्लीकेबल थ्योरी है। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे सी बी ब्रिजेस, लेकिन इनसे बच्चों साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं पूछा गया है, एनसीईआरटी में नहीं तो नहीं ध्यान रखना है। इसमें बस कुछ बातें हैं, आप लोग बस इसको समझ लो। ब्रिजेस साहब ने ड्रोसोफिला को स्टडी किया। ड्रोसोफिला में वो क्या देखते हैं, उन्होंने कुछ ड्रोसोफिला को देखा जो बड़ी साइज के थी, कुछ ड्रोसोफिला देखे जो छोटी साइज के थे। जैसे मैंने कहा बड़ी साइज छोटी साइज, समझ गए? बताओ बड़ी साइज, बोलो बोलो। अगर ये फीमेल है तो बताओ यहां क्रोमोसोम एक्स 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 वाई, ह्यूमन के जैसा ही एक्स एक्स। बताओ मेल में, बोलो एक्स। ये बच्चों उन्होंने नोटिस किया।
ये नोटिस किया कि कुछ मेल में, सभी नहीं, कुछ मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होता। वाई क्रोमोसोम नहीं है, वाई है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मेल। ये बात ब्रिजेश साहब ने ड्रोसोफिला को स्टडी करते टाइम देखा कि कुछ ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेल बन जाते हैं। इसका मतलब यहां वाई क्रोमोसोम, यहां पर वाई क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करता, क्योंकि अगर ये सेक्स को डिटरमाइन करता, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल बनाने के लिए इतना ही जरूरी होता, तो इसमें भी वाई होना चाहिए था। मतलब वाई का काम सेक्स को डिटरमाइन करने में नहीं होता। तो फिर बात आती है वाई क्यों रखा जाता है। वाई रखने का बस इतना सा पर्पस होता है कि जो मेल बन चुका है, डिटरमाइन नहीं करना, बन चुका है, वो ऑलरेडी तैयार है, जो मेल बन चुका है, अब उस बने हुए मेल को वो फर्टाइल बनाने के लिए काम में लिया जाए। तो वाई का होना फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। अच्छा, वाई नहीं है, वाई नहीं है, क्या फिर भी मेल है? लेकिन ये मेल हमेशा स्टेराइल होगा। तो बताओ वाई का रोल एक तरह से देखा जाए तो क्या फर्टिलिटी के लिए? तो वाई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए काम नहीं आता। तो फिर बात आती है सेक्स को डिटरमाइन कौन कराएगा। यहाँ पे बच्चों मेल को डिसाइड करने की जो जीन होती है, ये ऑटोसोम पर पाई जाती है। कुछ नई चीज समझ में आई? मेल को डिसाइड करने की जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं। हाँ, फीमेल बनाने की जीन जो होती है वो तो एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होती है, वो सब तो एक्स क्रोमोसोम की। बस मेल बनाने की जीन कहां देखी गई? ऑटोसोम पर देखी जाती है। यहां बच्चों ऑटोसोम का रोल है। ब्रिजेश साहब ने और अच्छे से जब स्टडी किया तो उन्हें यहां पर एक स्पेशल रेशियो देखने को, समझने को मिला, वो था सेक्स इंडेक्स रेशियो। ये सेक्स इंडेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। एक्स क्रोमोसोम है तो इसका तो बच्चों एक्स से लिख देंगे, ऑटोसोम के सेट है तो इसको ए से लिखेंगे, एक्स बाय ए। और ये एक्स बाय ए ही कहलाता है एसआईआर। एसआईआर का फुल फॉर्म सेक्स इंडेक्स रेशियो। अब इसमें ये ध्यान रखना, ए यहां पर किसके लिए चल रहा है? सेट। इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये किसके लिए? सेट। और ये नंबर है, एक्स क्रोमोसोम की कितनी नंबर है। अगर इस एक्स बाय ए की वैल्यू निकालें और ये वैल्यू अगर आपको 1 मिल जाए, अभी हम सीखेंगे, अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 मिल जाए तो ये कंडीशन कहलाएगी फीमेल के। अगर ये x बाय ए की वैल्यू निकाले और 0.5 मिले तो ये मेल है। अगर ये वैल्यू हम निकाले 1 से ग्रेटर हो, मोर देन 1 हो, अगर बच्चों मोर देन 1 है तो ये कहलाता है सुपर फीमेल। लेस देन 0.5 हो, सुपर मेल। बिटवीन 0.5 टू 1 आ जाए तो इंटरसेक्स होता है। एक बार फिर समझो, एग्जैक्ट 1 फीमेल, फीमेल, एग्जैक्ट 1 फीमेल, 0.5 एक से ज्यादा सुपर फीमेल, 0.5 से कम और दोनों के बीच में वैल्यू है इंटरसेक्स। ऐसा समझने की कोशिश करो। यहां पर वैल्यू एग्जैक्ट 1 बोलो फीमेल, एग्जैक्ट 0.5, एक से जितना भी ज्यादा है सुपर फीमेल। ये तो फीमेल लेकिन और ज्यादा तो सुपर, इससे कम आए तो सुपर मेल, लेकिन बीच में वैल्यू आए इंटरसेक्स। वैल्यू 1.33 आई। हाँ, कैसे पता किया? एक से ज्यादा है। वैल्यू बच्चों एग्जैक्ट 0.5 आई, एग्जैक्ट 0.33 आई, वैल्यू 0.66 आई, क्या वो इंटरसेक्स का केस हो जाएगा? अब बच्चों में कुछ ऑर्गेनिज्म में, मतलब कुछ जीनोटाइप आपके सामने लिख रहा हूं और आप बताइएगा कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा, क्या कंडीशन आएगी। यहां मैंने लिखा ए प्लस एक्स एक्स, बताओ एक्स बाय ए निकालो। एक्स कितने हैं? 2। सेट कितने हैं? 2/2 इक्वल टू देन फीमेल। अब हमने अगला केस लिया ए प्लस एक्स वाई। बोलिए बच्चों, एक्स कितना? 1, ऑटोसोम के सेट 2, 1/2। बोलिए बच्चों 0.5 मतलब मेल। ए प्लस एक्स 1/2, 0.5 मतलब मेल। कुछ डिफरेंस समझ में आया? बताओ, ये मेल, मैं नहीं सिखाऊंगा, सीखो अब तो। क्या ये फर्टाइल है? कैसे कह दिया आपने फर्टाइल? वाई है। बताओ ये, तो मुझे बताओ क्या वाई के बिना भी मेल बन गया? वाई के बिना भी मेल बन गया, लेकिन ऐसा मेल हमेशा स्टेराइल होता है। तो वाई का रोल कहां है? फर्टिलिटी। तो फिर ये मेल फीमेल डिसाइड कैसे हो रहा है? एक्स बाय ए से,
कि x बाय a की क्या वैल्यू आ रही है, उसके हिसाब से मेल फीमेल का निश्चित चल रहा है। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ जाए तो फीमेल में डिसाइड कर लेंगे, 0.5 आ जाए तो मेल से डिसाइड हो जाएगा, तो x बाय a से डिसाइड होता है। क्लियर? अब यहां पे अगला केस लिया मैंने, a प्लस x सोल्व करो। बताओ x कितने हो गए, 3 ऑटोसम के सेट 2, बोलिए 1.5 सुपर फीमेल। अब मैंने यहां लिया a प्लस x 2/3 इज इक्वल टू 0.66, बोलो कितना, इंटरसेक्स। कर सकते हैं इसे सोल्व। तो ऐसे बच्चों हम जीनोटाइप देख के आपसे पूछ सकते हैं कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा, क्या क्या केसेस बनते हैं। सुपर एग्जांपल नहीं, वो फीमेल ही सुपर फीमेल हो गई है ना, उसमें कोई एग्जांपल नहीं बनता है। ज्यादा समझ में आया, आज अच्छा समझ में आया। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ये जो बातें समझाइए, ये जो केसेस हमने समझा है, ये केस ड्रोसोफिला के लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कुछ नहीं, ड्रोसोफिला में मेल फीमेल कैसे डिसाइड होता है, हमने एग्जैक्ट समझा x बाय a की वैल्यू क्या आनी है उससे डिसाइड होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं कहे तो बताओ फीमेल का जीनोटाइप क्या लिखोगे, XX मेल। एनसीईआरटी में यही लिखा है, एनसीईआरटी में सेक्स इंडेक्स रेशियो नहीं दिया है, एग्जैक्ट तो यही होता है बेटे, एग्जैक्ट तो यही होता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में ये सब नहीं लिखा है। तो अगर कभी आ जाए तो ड्रोसोफिला को एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा मान के सोल्व कर लेना। ड्रोसोफिला में हेट्रोगेमेटिक मेल, अरे जो ह्यूमन में वही है। क्लियर? ये तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आज के टाइम पे मतलब एक तरह से हम इतने लेवल पे जाते नहीं है, नहीं अपने एनसीईआरटी में लिखा है तो क्वेश्चन नहीं आ रहे इनसे। आप तो बस वो नॉर्मल जो केस होता है वही याद रखिएगा। क्लियर? कभी कभी इसमें क्वेश्चन कैरियोटाइप के बेसिस पे भी बनता है। अच्छा, वो कैरियोटाइप से कैसे डिसाइड करते हैं उसको मैं अगली क्लास में ले लूंगा, आज बहुत सारा पढ़ लिया है ना। अब बच्चों अगली क्लास में एक बात ध्यान रखिएगा, आते से ही ये जो बचा हुआ पार्ट ये नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि अगली क्लास में फिर हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं, और वो पेडिग्री जब पढ़ाते हैं तो पूरा लेक्चर चाहिए, है ना। तो मैं अगली क्लास में ये सब इसका आगे का पार्ट अभी छोड़ दूंगा थोड़ा सा, और पहले पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पेडिग्री एनालिसिस समझेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो अगली क्लास में देंगे। आज के लिए इतना ही।